हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, सिस्टम है। तो चलिए, ये मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो दो भागों में होते हैं। तो ये जो होते हैं, यानी कि एक हो गया टेस्टिस, वन पेयर होता है, यानी उनकी संख्या, टेस्टिस की संख्या 2 होती है, और एक पेनिस होता है। तो टेस्टिस जो होता है वो शरीर के अंदर नहीं होती है, शरीर के बाहर होती है। तो ये शरीर के बाहर क्यों होती है ये जान लीजिए। तो ये शरीर के बाहर इसलिए होती है क्योंकि अगर वो शरीर के अंदर रहेगा तो वो बॉडी के टेम्परेचर के इतना ही टेम्परेचर रहेगा, लेकिन स्पर्म के निर्माण के लिए बॉडी के टेम्परेचर से उसकी टेम्परेचर, यानी टेस्टिस की टेम्परेचर जो है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होनी चाहिए। इसीलिए वो शरीर के बाहर होता है, ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखे कि जितनी आवश्यकता है स्पर्म बनने के लिए उतना ही टेम्परेचर उसको एटलीस्ट मिल सके। इसीलिए वो बाहर होता है। तो कभी कभी जो देखते होंगे कि क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है वो ठंड के दिनों में शरीर से सटा हुआ ही रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर जो होता है कि एक नॉर्मल ही रहता है, जितना होना चाहिए। लेकिन जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा तो शरीर से थोड़ा सा हट जाता है, यानी कि थोड़ा सा और भी ज़्यादा नीचे आ जाता है, क्योंकि वो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा हो गया, स्पर्म बनाने से ज़्यादा हो गया, तो स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसीलिए क्या होगा कि वो थोड़ा सा नीचे और आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कि ये हो गया कि ये टेस्टिस होता है, और टेस्टिस जो होता है एक वृषण कोष में होता है। तो कोष मतलब तो जान ही रहे हैं कि कोष मतलब कि कोई ऐसा थैला जिसमें कि कोष कुछ भरा हुआ हो। तो ये थैला जो है, यानी कि ये जो कोष है, वृषण कोष को स्क्रोटम बोला जाता है। इसी वृषण कोष में क्या होता है, हमारा टेस्टिस होता है। तो टेस्टिस में जो निर्माण हो गया स्पर्म का, वो स्पर्म निर्माण हमारा टेस्टिस में हो रहा है, और इसके बाद मैच्योर होने के लिए एपिडिडमिस, ये जो ऊपर में ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये एपिडिडमिस का लेयर है। इसी एपिडिडमिस में जो होता है स्पर्म मैच्योर होता है। इसी एपिडिडमिस से जब मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है कि शुक्रवाहिनी द्वारा, यानी कि वास डिफरेंस के द्वारा ये बाहर जाता है। तो ये जब शुक्रवाहिनी द्वारा बाहर निकलता है वास डिफरेंस से होते हुए, ये इस नली के द्वारा, यानी कि वो वास डिफरेंस क्या है, वैसा नली है जिसके द्वारा जो होता है स्पर्म बाहर जाता है। तो ये वास डिफरेंस से ही क्या होता है कि टेस्टिस में जो स्पर्म बना वो वास डिफरेंस के थ्रू बाहर निकलने का कोशिश करता है, और ये जाके कहाँ पे खुलता है, शुक्राशय में, यानी कि सेमिनल वेसिकल में खुलता है। तो सेमिनल वेसिकल में स्पर्म का जो स्पर्म बना उसका 60% तरल पदार्थ जो बनता है वो कहाँ बनता है, हमारा शुक्राशय में बनता है। तरल पदार्थ बना वो प्रोटीन और ग्लूकोज का बना हुआ होता है। यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या कार्य है कि इसमें जो तरल चिपचिपा पदार्थ होता है, जो अगर स्पर्म से जब मिल जाता है तो वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो यानी कि वो चिपचिपा होता है जो स्मूथली स्पर्म को बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का ये कार्य है। यहाँ पे डक्ट लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब यूरिन बाहर निकलता है तो स्पर्म बाहर नहीं निकलता है, जब स्पर्म बाहर निकलता है तो यूरिन बाहर नहीं निकलता है, यानी दोनों के लिए डक्ट लगा होता है। कि कभी सोचिए कि स्पर्म और जो यूरिन है वो दोनों एक साथ बाहर क्यों नहीं निकलते हैं, इसलिए नहीं निकलते क्योंकि यहाँ पे डक्ट लगा हुआ होता है। और देखिए, शुक्राशय की संख्या 2 होती है, तो दोनों होता है। तो ये यहाँ पर डक्ट जो लगे हुए हैं, तो जब शुक्राशय से निकल के जो स्पर्म बाहर निकलता है, तो स्पर्म बाहर निकलेगा तो यूरिन का जो यहाँ डक्ट है वो क्लोज हो जाता है, ताकि यूरिन बाहर नहीं निकले, और धीरे धीरे क्या होता है, स्पर्म बाहर निकल जाता है। स्पर्म जो है लगभग 1 महीने तक इस जो एपिडिडमिस है इसमें ये जीवित रहते हैं, 1 महीने तक। कभी अपने ही 1 महीना के अंदर जो था, 1 महीना पूरा होते होते वो अपने ही आप कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। हो सकता है वो स्वप्न दोष की वजह से निकला हो, या किसी न किसी रीजन से वो बाहर निकल जाती है। अगर नहीं निकलते हैं तो यहाँ पे ही उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो यहाँ ही खत्म हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो स्पर्म के निर्माण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है, तभी वो बन पाता है अच्छे से।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो दिखाता है वो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। जैसे क्या कि दाढ़ी का आ जाना, मूंछों का आना, आवाज़ भारी भरकम हो जाना। आवाज़ जब पुबर्टी एज जो होता है उसमें ही स्पर्म का निर्माण होना स्टार्ट होता है, यानी कि 12 साल को पुबर्टी एज माना गया है। उसी समय लड़का अपने आप को होता हम तो अब जवान हो गए हैं, तो वो जो फीलिंग्स जो आता है कि अब हम बड़े हो गए, आवाज़ भी भारी हो जाती है, गुस्सेल भी हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है कि ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से जो होता है चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया कि ये होता है किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, जब टेस्टिस में चोट लग जाता है तो ये जो वृषण कोष है उसमें पानी भर जाता है। चोट लगता है, दर्द वगैरह होता है, धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगता है। उम्र जब ज़्यादा हो जाता है तब भी धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें पानी भरने लगता है। तो जनरली जो होता है चोट लगने से ही जो होता है कि इसमें जो पानी भरता है उसको बोलते हैं हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल यानी कि ये टेस्टिस का आकार जो होता है कि बढ़ने लगता है, क्योंकि वृषण कोष में जो है यानी कि स्क्रोटम में क्या है कि पानी भर रहा है, तो वो तो धीरे धीरे फैलेगा ही, लेकिन स्पर्म बनने में उससे कोई रुकावट नहीं होती है। लेकिन आपकी नॉर्मल जो दिनचर्या है उसमें दिक्कतें आ जाती है, जिसकी वजह से ऑपरेशन वगैरह कराने की नौबत आ जाती है। तो चलिए अब जानते हैं दूसरा चीज़ क्या है कि हाइड्रोसिल जान के। अब देखिए वैस्कोटोमी क्या होता है। वैस्कोटोमी जो होता है ये होता है कि यानी कि पुरुष नसबंदी जिसको बोला जाता है ये पाता है, तो ये बाहर नहीं निकले स्पर्म, जिसकी वजह से जो ये ऑपरेशन करके इसको काट के हटा दिया जाता है। इसी को यानी कि वास डिफरेंस को काट के हटाया जा रहा है। वास डिफरेंस है ये, इसको काट के हटाया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वास्कोटोमी बोलेंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए बात आता है प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ क्या होता है। ये तो जान गए हम लोग कि ये स्पर्म इससे निकलता है, फिर वो स्पर्म बाहर चला जाता है। लेकिन अब देखिए ये जब प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है ये यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि ये जो मूत्राशय है उसके नीचे होती है। इससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ने लगता है, यानी कि वो इनलार्ज हो जाता है। यानी जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है इसमें कि जब ये बड़ा हो जाएगा, ये तो नॉर्मल रहेगा तो पेशाब वसाब करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब ये धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ जाता है तो क्या करेगा, उसको जाम कर देगा। जो मूत्राशय का ये जो जगह है ये जाम हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि पेशाब जो होता है कि जनरली अच्छे से नहीं हो पाता, रुक रुक के पेशाब होता है, या फिर लगेगा कि जोर से पेशाब लगा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये सारी दिक्कतें होती है। जब पेशाब नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगा आपका कि मूत्राशय का आकार फैलने लगेगा, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें हो जाती है। इसके लिए भी इलाज होता है, ये इलाज से ठीक भी हो जाता है। फिर बात करते हैं कि ये जो शीशन यानी कि जो पेनिस होता है वो इरेक्ट क्यों हो जाता है। तो ये पेनिस में जो होता है बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, लेकिन ये रिक्तिकाएं होती है, यानी कि रिक्त होता है, इससे ब्लड नहीं होता है। नॉर्मली जो पेनिस होता है वो तो छोटा ही रहता है, संकुचन हुआ रहता है, लेकिन जब वैसा सेक्सुअल बिहेवियर्स आते हैं, फीलिंग्स आता है, तो क्या होता है कि उसमें ब्रेन जो होता है उसको इंडिकेट करता है, और ये जो ब्लड वेसल्स के रास्ते बंद होते हैं वो खुल जाते हैं और उसमें फटाफट ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड आ जाता है तो फिर वो वहाँ पे उसका डोर क्लोज हो जाता है। जैसे वो क्लोज होता है तो क्या होता है कि इसमें जब ब्लड जमा हो जाएगा तो ये क्या होगा कि इरेक्ट हो जाएगा। तो इरेक्ट होने यानी पेनिस इरेक्ट होने का यही कारण है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स में पूरे ब्लड भर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड ये पेनिस जो होता है वो इरेक्ट हो जाता है, और कुछ देर के बाद धीरे धीरे वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये इसके बारे में भी देख लिए। अब देखिए कैथेटर, सुने होंगे कि पेशाब में जैसे ऑपरेशन वगैरह किसी का हो रहा है या फिर कोई वृद्धावस्था में है, उसको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है तो कैथेटर लगा दिया जाता है। कैथेटर मतलब वही पाइप, जो पेशाब में पाइप लग गया वही कैथेटर। तो उसी कैथेटर की बात करते हैं। तो वो कैथेटर कहाँ लगता है, चलिए जानते हैं। तो ये कैथेटर जो है ये यूरिन, यहाँ पे जो ये नली होती है यानी जो मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग से ही यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी इसी मूत्र मार्ग से पास होता है। यानी कि पेनिस का दो कार्य है, एक तो मूत्र को बाहर निकालना यानी पेशाब करना, और दूसरा जो होता है स्पर्म बाहर जाता है उससे, यानी कि वहाँ पे सबसे पहले क्लीन किया जाएगा। इसके बाद उसमें कुछ मेडिसिन
यानी कि कुछ दवाई होता है जो कि यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, इसके द्वारा जो होता है दवाई छोड़ दिया जाता है जो कि इस नली को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है ताकि पाइप आसानी से अंदर जा सके। इसके बाद कैथेटर का जो पाइप होता है बहुत ही पतली होती है। जैसा कि बाहर आपको पाइप देखने के लिए मिलता है उतना मोटा पाइप अंदर नहीं डाला जाता है, पेनिस में उतना मोटा पाइप नहीं डाला जाता है, एकदम पतली पाइप होती है, बहुत ही स्मूथ होती है। उस पाइप को क्या किया जाता है, मेडिसिन डालने के 2-3 मिनट के बाद उस पाइप को धीरे धीरे उसको ससराते हुए, यानी कि दवाई जो डाला गया वो क्या करता है कि पाइप को ऊपर धकेलने में मदद करता है, यानी कि वो इतना स्मूथ हो जाता है कि आराम से पाइप ऊपर तक जाता है। तो कितना ऊपर जाता है हम लोग वही चीज़ को देखते हैं। तो जो कैथेटर का पाइप होता है, ये ब्लू वाला पेन से आप देख रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कैथेटर का पाइप ये धीरे धीरे इससे जाता है। और देखिए ये इधर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डक्ट लगा हुआ है और ये क्लोज रहता है। तो हमेशा जब इससे स्पर्म पास होता है तब ये खुलता है। तो ये क्या होता है, क्लोज रहता है। इसके बाद धीरे धीरे ये जाके कहाँ पे चला गया आपका, ये मूत्राशय में, यानी कि ब्लडर में चला जाता है, यानी कि ब्लडर तक इस पाइप को, कैथेटर के पाइप को ब्लडर तक छोड़ दिया जाता है। वो इसलिए ताकि आराम से जो पेशाब है हो जाए और दिक्कतें ना हो। तो यहाँ पे जब पाइप आ जाता है और यहाँ पे बाहर एक थैला भी लगा हुआ होता है, उस थैला में क्या होता है कि इस पाइप का जो कनेक्शन इस थैला में होता है और ये धीरे धीरे थैला भरते रहता है। तो जब किसी को कैथेटर लग जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि वो पेशाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पेशाब हो रहा है लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि हम पेशाब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं पता चलता है, देखिए जब ये सीधा मूत्राशय में ही चला गया तो जब इसमें मूत्र थोड़ा सा किडनी से जो प्यूरिफाई होके इसके बाद जो बेकार का पदार्थ जो मूत्र बन के हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो जमा तो होता है मूत्राशय में। तो मूत्राशय में जो जमा हुआ है मूत्र वो उसी में पाइप डाल दिया गया। अब यहाँ पे मूत्राशय है, इसी में पाइप डाल दिया गया। जितना भी मूत्र आया है, यानी कि जितना भी पेशाब बनते आ रहा है वो सारा अपने आप पाइप से बाहर निकलते जा रहा है। जब यहाँ पे भरता है तब फील होता है कि पेशाब लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो भरने ही नहीं दे रहा है। जैसे थोड़ा सा है वो बाहर निकल के चला जाता है यूरिन का जो बैग होता है उस बैग में। तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि यूरिन कर रहे हैं, यानी पेशाब हो रही है और पेशाब धीरे धीरे होते ही रहता है। तो ये जनरली जो होता है कि वो जो एजेड हो जाते हैं, जिनको कि यूरिन पास करने में दिक्कतें होती हैं, उनको लगाया जाता है। ऑपरेशन के टाइम भी लगाया जाता है। तो बहुत सारे रीजनों से लगाया जाता है, लेकिन जो लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है वो हम लोग आज देख लिए। एक चीज़ और देखना है, तो ये चीज़ जान लेते हैं। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो देखिए स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा ऐसा स्पर्म होता है, यानी कि ये स्पर्म जो होते हैं ओवम से छोटे होते हैं। इनकी आकार जो होती है वो ओवम से छोटे होते हैं। ये यानी कि ये स्पर्म है, इसका ये हेड हो जाता है और ये टेल होता है। ये टेल हो गया, यानी कि स्पर्म हेड और टेल का बना होता है। तो ये टेल क्यों होता है, टेल की वजह से वो तैरते हुए बाहर निकलते हैं, यानी कि मोटिलिटी में इनकी मदद करती है टेल। तो यहाँ से भी जो मोटिलिटी होता है, तो एक चीज़ देखिए, प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है उससे जो इसको चिपचिपा पदार्थ निकलता है केवल उसको बाहर निकलने में ही मदद नहीं करता है कि आसानी से स्पर्म बाहर चला जाए, इसकी मोटिलिटी को भी वो यानी कि थोड़ा सा एनर्जी प्रदान करता है, इससे उसकी मोटिलिटी अच्छे से बनी रहे ताकि वो बाहर आराम से निकल जाए और फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम को फर्टिलाइज कर सके। तो स्पर्म जो होता है वो नॉर्मली यानी कि नॉर्मल रेंज जो 20 मिलियन को भी माना गया है, मिलियन, ठीक है। 20 मिलियन जो होता है, 20 मिलियन से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल है। तो ये 20 मिलियन यानी कि भाई 20 मिलियन यानी कि 5-6 ml के आसपास होते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ ये स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। और ये नॉर्मल रेंज यानी कि पहले जो था ये 40 to 50 मिलियंस था तो नॉर्मल था, लेकिन अब धीरे धीरे जो दिनचर्या आदमी का बदलते जा रहा है, इतना सारा टेंशन हो रहा है, इतनी सारी लाइफ स्टाइल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से कि स्पर्म काउंट कम होने लगे हैं। तो 20 भी एक क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए 20 मिलियन भी काफ़ी है यानी कि स्पर्म काउंट कम क्यों हो जाते हैं, ये चीज़ भी जानने वाली बात है। तो जब हम बहुत सारे रीज़न है, एक पहला रीज़न है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है
उसकी मतलब कि मात्रा कम होने लगती है, तो क्या होता है कि ये स्पर्म बनाने में मददगार होता है। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा तो स्पर्म भी काउंट धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर ये, और दूसरा रीज़न है कि अगर आपका दिनचर्या अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो भी स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम हो जाता है। थैंक यू सो मच।